प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग अध्याय 4 का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 4 भारत और उसके राज्य क्षेत्र। और इस अध्याय के पहले भाग में प्रथम कक्षा में हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का अध्ययन किया, जो संविधान का भाग 1 है। उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन पर हम लोगों ने दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा यानी भाग 2 और भाग 3 में राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम इस पर चर्चा की और भारत के वर्तमान स्वरूप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक बात पहुंची। आज अध्याय 4 की चौथी कक्षा है, चौथा भाग है, चौथा दिन है। और आज का जो टॉपिक होगा अध्याय 4 के अंतर्गत वो है क्षेत्रीय परिषदों का टॉपिक। क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदों को मूल संविधान में तो नहीं रखा गया था, बाद में इन्हें लाया गया, ये मूल संविधान में नहीं थे। दूसरी चीज ये कि आज का जो टॉपिक है वो पहले से लिखा हुआ है, तो कोशिश ये होगी कि हम लोग इस लिखे हुए कक्षा को भी इंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। तो क्षेत्रीय परिषदें पहले से संविधान में नहीं थी, ये आती हैं, इनका गठन होता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की एक धारा 15 जो है, उस धारा 15 में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। ध्यान रहे कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा इन क्षेत्रीय परिषदों की बात की जा रही है। तो इनका गठन हुआ धारा 15 के अंतर्गत। वर्तमान में कुल क्षेत्रीय परिषद 5 हैं। 5 क्षेत्रीय परिषद वर्तमान में हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति करते हैं। तो आपने देखा कि राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष या तो भारत के गृह मंत्री होंगे। अध्यक्ष कौन होगा? भारत के गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई केंद्रीय मंत्री। कोई भी केंद्रीय मंत्री जिसको राष्ट्रपति नामित कर दे कि फला केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष रहेंगे, तो वो अध्यक्ष हो सकता है। इसके अलावा इसमें उपाध्यक्ष का पद है। तो उपाध्यक्ष उस राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं जिस उस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जो राज्य उसमें सम्मिलित है, तो उनके मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इस तरह से इनके पद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद हुआ। हम लोग अगर ये देखना चाहें कि इसकी परिस्थिति क्या है, इसका स्टेटस क्या है क्षेत्रीय परिषदों का, तो क्षेत्रीय परिषदें एक चर्चात्मक और परामर्शदात्री निकाय हैं, या ये एक एडवाइजरी बॉडी है। क्या है? एडवाइजरी बॉडी। यहाँ चर्चा होगा, परिचर्चा होगा, बात होगी और उन बातों से जो निकल करके आएगा उनका अपना महत्व होगा। तो इनकी ये परिस्थिति है कि ये परामर्शदात्री हैं, चर्चात्मक निकाय हैं।
हम जान लें कि इनके उद्देश्य क्या है। किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन करने का जो उद्देश्य है, सबसे पहला भावुकतापूर्ण एकीकरण प्राप्त करना। ये सब पर ध्यान देंगे, ये भावुकतापूर्ण एकीकरण की बात करता है। देश में स्वतंत्रता के पश्चात जो बंटवारे की वजह से देश की एकता अखंडता के समक्ष खतरे जो दिखाई देते थे, उसके लिए क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा भावुकतापूर्ण एकीकरण करने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का ये प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया। उसके अलावा कई राज्यों में तीक्ष्ण राज्य स्तरीय भावनाएं कई बार आज के डेट में, कभी महाराष्ट्र में, कभी पश्चिम बंगाल, इस बीच दक्षिण भारत के कई राज्यों से, अन्य जगह से अक्सर क्षेत्रवाद, भाषावाद और विशेषतावाद को हवा मिलती रहती है। उन भावनाओं को, दुर्भावनाओं को रोकने का काम भी क्षेत्रीय परिषदों का है, इनका उद्देश्य है। विभाजन के बाद की जो दुर्भावनाएं थी, उनको कम करने का उद्देश्य भी इनका है। साझी भावना का विकास हो, ये क्षेत्रीय परिषदें आपस में साझी भावना को विकसित करेंगी। पुनर्गठन और एकीकरण करते हुए सद्भावना का विकास करेंगी, या सद्भावना बढ़ाते हुए विकास की ओर ले जाने का कार्य करेंगी क्षेत्रीय परिषदें। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समभाव भी स्थापित करने का प्रयास करेंगी, ये इनका उद्देश्य है। राजनीतिक साम्यता स्थापित करना। भारत में राजनीतिक कड़वाहट और खासतौर से चुनावों में देखने को मिलता है। क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा राजनीतिक कड़वाहट को दूर करते हुए राजनीतिक साम्यता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। ये उद्देश्य क्षेत्रीय परिषदों के हैं, जो बड़े उच्च कोटि के हैं। क्षेत्रीय परिषदों का कार्य भी बड़े उच्च कोटि का है। अब बात कर लें उन 5 क्षेत्रीय परिषदों की। वे कौन कौन से 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो 5 क्षेत्रीय परिषद में पहला उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का नाम लेंगे, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसमें जो क्षेत्र शामिल हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उसके अलावा कुछ संघ शासित क्षेत्र भी, जैसे लद्दाख, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, एनसीआर वगैरह, सब इसमें सम्मिलित हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के बाद हम लोग मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात कर लें। मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। इसके जो क्षेत्र हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ हैं। ये प्रदेश इसमें सम्मिलित हैं। तीसरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बात करना, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। इसके अंदर जो क्षेत्र हैं वो दक्षिण भारत के हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी, ये भी इसके अंदर हैं। इसके अलावा चौथी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं। चौथी पूर्वी क्षेत्रीय, जिसका मुख्यालय कोलकाता में, का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। और 5वीं क्षेत्रीय परिषद जो है वो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसमें जो क्षेत्र हैं वो बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, ये 3 राज्य हैं। और दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये संघ शासित प्रदेश। 5 क्षेत्रीय परिषदों के मुख्यालय सहित क्षेत्र हम लोगों ने देखे। अब इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अलावा भी एक परिषद है जिसको पूर्वोत्तर परिषद कहते हैं।
नॉर्थ ईस्ट काउंसिल पूर्वोत्तर परिषद। पूर्वोत्तर परिषद भी मूल संविधान में नहीं था, इसे भी पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा लाया गया। पूर्वोत्तर परिषद में 8 राज्य हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्य इसमें सम्मिलित हैं। 8 राज्य में असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम, ये 8 राज्य पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत आते हैं। पूर्वोत्तर परिषद के बारे में थोड़ा और जान लें कि पूर्वोत्तर परिषद के कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो क्षेत्रीय परिषदों के कार्य हैं वही कार्य पूर्वोत्तर परिषद के भी हैं। बस अंतर ये है कि पूर्वोत्तर परिषद के कार्य थोड़े अधिक हैं, थोड़े ज्यादा हैं, थोड़े अधिक कार्य हैं। जैसे पहला कार्य एकीकृत और समन्वित योजनाओं के निर्माण में पूर्वोत्तर परिषदों का योगदान है, जबकि क्षेत्रीय परिषदों में कहीं योजनाओं के निर्माण में इनका योगदान नहीं होता। ये बात यहाँ नोट कर दी गई है कि क्षेत्रीय परिषदों के जो कार्य हैं और उद्देश्य हैं वो सभी के सभी पूर्वोत्तर परिषद में है, और उसके अतिरिक्त हम लोग अब ये 2-3 कार्य पूर्वोत्तर परिषद के नोट कर रहे हैं। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था को बना के रखना, सद्भावना को बना के रखना, क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षा और शांति की स्थापना करने में भी पूर्वोत्तर परिषद का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूर्वोत्तर में हमें कई बार कभी अलगाववाद, कभी उग्रवाद के ये घटनाएं देखी गई हैं, और इन परिस्थितियों में पूर्वोत्तर परिषद ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया है। इस प्रकार अध्याय 4 हम लोग पूर्ण करते हैं। अब अगली कक्षा अध्याय 5 में हम लोग बात करेंगे। अध्याय 5 जो नागरिकता होगा, सिटीजनशिप, उसकी बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।